कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहा गया है कि जब अशोक का जन्म हुआ तो उनकी माता इतनी खुश थी कि उन्होंने खुद को कहा कि अब मैं अशोक हूँ, मतलब कि अब मुझे कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ सम्राट अशोक को इस नाम से पुकारा जाने लगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वी वर डिस्कसिंग अबाउट मौर्यन एम्पायर और हमने जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में, जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, और इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जिनका टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है फ्रॉम 273 BC टू 232 BC। मैंने जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि जब सम्राट अशोक का जन्म हुआ, जो बिंदुसार के पुत्र हैं, तो उनकी माता इतनी खुश थी कि उन्होंने कहा कि नाउ आई एम अशोक, मतलब अब मैं अशोक हूँ, अब मुझे कोई भी दुख नहीं है। इससे इस बालक का नाम अशोक पड़ गया। कुछ एविडेंसेस जो बुद्धिस्ट लिटरेचर ही है मेनली, उससे पता लगता है कि अशोक को काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार। जो प्रिंस थे, बिंदुसार के बेटे थे, उनमें लड़ाइयाँ हुई आपस में, और कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। उन्होंने सिर्फ एक भाई को छोड़ा था, तिस्सा, जो सबसे यंगेस्ट वन थे, सबसे छोटे थे जो। और कहा जाता है कि जो बिंदुसार के मिनिस्टर थे राधागुप्त, उन्होंने ही अशोक की मदद की थी इस सारे स्ट्रगल में। और जो ये वॉर ऑफ सक्सेशन थी, मतलब गद्दी पर कौन बैठेगा आगे, उससे 4 साल का एक इंटररेग्नम हो गया, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जिसमें 4 साल के लिए कोई भी पर्टिकुलर राजा नहीं था उस गद्दी पे। और आफ्टर सिक्योरिंग द पोजीशन ऑन दिस थ्रोन, अशोक ने खुद को क्राउन दिया और खुद को फॉर्मली वहाँ का राजा घोषित किया इन 269 BC। कहा जाता है कि अशोक के समय के दौरान मौर्यन एम्पायर जो था वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुँच गया था, अपने पीक पे पहुँच गया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक्सट्रीम साउथ को छोड़ के पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट एक इम्पीरियल कंट्रोल के अंडर आ गया था। राजगद्दी प्राप्त होने के 9वें साल में अशोक को कलिंग वार का सामना करना पड़ा, कलिंग युद्ध का सामना करना पड़ा इन 261 BC। और कहा जाता है कि कलिंग वॉर के दौरान जो भी मसैकर हुआ था, जो इतनी जाने गई, ये सारा कुछ देख के अशोक का जो धर्म परिवर्तन हो जाता है वो हो गया था। और उन्होंने अपनी फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी को छोड़कर पॉलिसी ऑफ कल्चरल कन्क्वेस्ट को अपनाया, मतलब कि ऐसी पॉलिसी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हिंसा जिसमें वो यूज़ करते थे, उस पॉलिसी को छोड़ के अब अहिंसा के मार्ग पे वो चलने लग गए थे। इन अदर वर्ड्स ये भी कहा जाता है कि इस भेरी घोष का स्थान अब धम्म घोष ने ले लिया था। अब भेरी घोष क्या होता है? भेरी घोष क्या होता है? जो साउंड ऑफ ड्रम्स को कहा जाता है भेरी घोष, और धम्म घोष मतलब साउंड ऑफ पीस, साउंड ऑफ धर्म, साउंड ऑफ राइटियस पाथ। जैसे युद्ध शुरू होने से पहले ड्रम्स बजते हैं ना, तो वो चीज़ों को छोड़ के अब धम्म के रास्ते पर चलने की नीति अपनाई जानी शुरू हो गई थी। पर इसमें ये भी नहीं कह सकते कि अशोक ने पूरी तरह शांति का मार्ग अपना लिया था। ऐसा नहीं था कि हर एक सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन आए, वो हमेशा पीस के मार्ग पे चलते रहेंगे। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने कलिंग को अपने राज्य में मिलाया ज़रूर था। अशोक ने फिर धम्म घोष की नीति के तहत अपने कुछ मिशनरीज़ को वेरियस किंगडम्स में भेजा, जैसे चोल जो किंगडम था वहाँ पे भेजा, पांड्यास के किंगडम में भेजा, और जो 5 राज्य थे जिनमें ग्रीक्स रूल कर रहे थे वहाँ पे भेजा, ताकि वो धम्म की नीति को आगे और जगह भी स्प्रेड कर सकें। तो ये जो 5 ग्रीक राजा थे वो कौन कौन से थे? सीरिया के एंटियोकस II, इजिप्ट के फिलाडेल्फस प्टोलेमी II, मैसेडोनिया के एंटिगोनस, सीरिना के मैगस, और एपिरस के अलेक्जेंडर। इनके पास उन्होंने अपने मिशनरीज़ भेजे। इसके अलावा उन्होंने अपनी मिशनरीज़ सेलोन यानी कि श्रीलंका में, और सुवर्ण भूमि यानी कि बर्मा में भी भेजे, एंड ऑल्सो जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे भी भेजे। कहा जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था टू प्रोपाउंड धम्म की नीति। और इस चीज़ का वर्णन, इन दोनों का वर्णन, महेंद्र और संघमित्रा का वर्णन हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो महावंश है उसमें मिलता है। अब जो अशोक की धम्म की नीति थी वो पूरी तरह से ऐसी नहीं थी कि एक फेथ पे चले जाओ। इस जो एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखा जाए, जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स को ओबे करें, अपनी जो
एल्डर्स हैं उनको ओबे करें, ब्राह्मणास की रिस्पेक्ट करें, बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो स्लीव्स और सर्वेंट्स हैं उन पे दया की नीति अपनाएं। अशोक की नीति के अकॉर्डिंग कि अगर पीपल जो लोग हैं इस तरह से बिहेव करेंगे, अच्छे तरह से बिहेव करेंगे, तभी वो स्वर्ग यानी कि हेवन का पाथ अपना सकते हैं, तभी वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें अबाउट मौर्यन किंग अशोक। थैंक यू सो मच।